जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अभिषेक चौधरी। ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने 12 से लेकर 21 तक अनुच्छेद के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हम 22 से लेकर 35 तक अनुच्छेद के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अब अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, मतलब जो हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देती हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे? जैसे अगर हमें कोई गिरफ्तार करने आएगा, कल को तुमने कोई जुर्म कर दिया और तुम्हें पुलिस पकड़ने आ रही है, तो वो अपने साथ वारंट लाएगी। वारंट का मतलब होता है कि तुम्हें कारण बताएगी, तुमने ये करा है इसलिए हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर आई और तुम्हें उठा के ले गई, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरे में बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब जब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी उसके 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें कोर्ट में पेश करेगी वो। और अगर तुम्हें कोर्ट में पेश कर दिया और तुम अगर मतलब वो जुर्म किया है तुमने, ये सब साबित हो गया, तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अगर अपनी पसंद का कोई वकील रखना चाहे तो वो अपना वकील भी रख सकता है। ठीक है। और 4 में बोला गया है, ये तो हो गया गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कि वारंट दिखाएगी, फिर तुम्हें 24 घंटे में पेश करेगी और गिरफ्तारी के लिए वकील देगी। और निवारक विरोध अधिनियम में बोला गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बोला गया है कि अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे पुलिस तुम पे शक करती है तो तुम्हें ये सब ना बताए भी उठा सकती है वो। पर वो ऐसे हर किसी को नहीं उठा सकती। जिस पे उसे शक होता है, जिसे ऐसा लगता है कि ये कोई देश विरोधी कार्य कर रहा है, उसे ही उठा सकती है पुलिस। उसे ही उठा के ले जाती है और पता भी नहीं चलता कहाँ गया। और इसी निवारक विरोध अधिनियम में एक कानून है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। ये 1980 में लाया गया था। वर्तमान में है ना, ये सबसे खतरनाक कानून है। जो पुलिस एनकाउंटर करती है ना, वो सब इसी के हिसाब से करती है, इसी के सारूका के हिसाब से। सारूका मतलब रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी के हिसाब से पुलिस एनकाउंटर कर देती है। तो अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है 23 से 24। जैसे अनुच्छेद 23 में बोला गया, बालात श्रम और बेगारी पर रोक। बालात श्रम मतलब तुम जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। अगर कोई काम करना चाहता है तो ही वो काम करेगा। अगर तुम जबरदस्ती उससे काम करवाओगे तो वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। ठीक है। और बेगारी मतलब अगर तुम किसी से काम करवा लेते हो और उसे पैसा भी नहीं देते तो ऐसा नहीं हो सकता, ये जुर्म है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम काम करवाओ अपना, जितने पैसे बनते हैं उसे उसके पैसे दे दो। ठीक है। पर जब देश हित का मामला आ जाता है ना, जैसे कल को कोई वर्ल्ड वार हो गया, वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो उसमें जो सरकार है वो ये बालाश्रम तथा बेगारी भी करवा सकती है। क्योंकि अगर कोई वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसमें तो पैसे तो पानी की तरह लगते हैं, तुम्हें पता ही होगा। तो उसमें सरकार के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, तो तुमसे वो काम भी करवा लेगी पर कम पैसे देगी थोड़े। ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तुमसे बालाश्रम और बेगारी भी करवाया जा सकता है। मतलब सबसे देश को, अभी तक तुम जितना पढ़ोगे तुम ये देखोगे कि अपने देश को सर्वोपरि रखा गया है। अब अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक कानून कैसे, खतरनाक काम कैसे? जैसे किसी को पटाखे की फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता। पटाखे की फैक्ट्री में लगा रहा है, कल को आग लग गई, मर गया बच्चा, तो ये दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ये नहीं लगाया जा सकता। तो 24 में ये बोला गया। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर 28 तक है। अब 25 में क्या बोला गया? अंतःकरण की चर्चा, मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। मतलब अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण होता है जैसे मैंने कड़ा पहन रखा है तो मुझे ये स्वतंत्रता है, मैं कड़ा पहन सकता हूँ। जैसे हिंदू टीका लगाते हैं अपने माथे, तो उनकी वो स्वतंत्रता है, वो लगा सकते हैं। जो सिख होते हैं वो कृपाण रखते हैं। ठीक है। सिखों में एक वो होता है कि वो कृपाण रख सकते हैं। कृपाण, कच्छा, कंगा, केश, ये सब वो रख सकते हैं। ये सिखों में एक चीज़ होती है, उसमें ये रख सकते हैं चारों चीज़ें। और मुसलमान अपनी दाढ़ी रख सकते हैं, तो उनमें उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अब अनुच्छेद 26 में
अनुच्छेद 26 में बोला गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। तुम जैसे कल को जैसे रोड पे यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, तो ये इसी के हिसाब से पढ़ी जाती है, अनुच्छेद 26 के हिसाब से। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें तुम रोड पे यज्ञ कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, मतलब जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। अब अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि धार्मिक कार्य, जो धार्मिक कार्य के लिए रखा धन होता है ना, जैसे तुम कोई धार्मिक काम करना चाहते हो और तुमने उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रखा है, तो उस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। बाकी तुमने अगर वैसे कोई पैसे इकट्ठा कर रखा है तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, पर धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर कभी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब अनुच्छेद 28 में बोला गया है कि जैसे सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे सरकारी स्कूल है, वहाँ पे जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पे कुरान, गीता ये नहीं पढ़ाई जाएगी, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये सरकारी स्कूलों की बात है। पर तुमने प्राइवेटों में देखा होगा, जैसे सेंट जोसेफ है, सेंट थॉमस है, वो क्या करते हैं, वो अपने यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते हैं, मतलब धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, वो लोगों के दिमाग में बातें डाल रहे हैं, तो वो प्राइवेट है, वो कर सकते हैं। पर सरकारी पैसों से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 29 से लेकर 30 तक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करी गई है। जैसे अनुच्छेद 29 में बोला गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब जैसे अगर अल्पसंख्यक किसी भी संस्था में जाना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे ये नहीं देखा जाएगा कि ये छोटी जात का है और इसे हम एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, उसे भी एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। अगर वो कहीं भी एडमिशन लेना चाहें तो उन्हें किसी भी संस्था में एडमिशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 30 में बोला गया है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। मतलब अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं तो वो अपना कोई अलग संस्था खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन देगी। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, अगर जैसे अल्पसंख्यक अगर किसी बहुसंख्यक में जाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे को अजीब सा फील हो रहा है, मैं यहाँ नहीं कर सकता, इनके बीच में मैं नहीं रह सकता, तो वो अपनी अलग भी संस्था खोल सकता है, सरकार उसे भी धन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 31 में बोला गया संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 करके इसको रद्द कर दिया गया। मतलब आप जो 31 है ना, अनुच्छेद 31 नहीं रहा, अब इसे 300 के क्रम में भेज दिया, अब अनुच्छेद 31 नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। ये जो अभी तक मैंने जितने भी मूल अधिकार बताए उन सब का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। अगर इन मूल अधिकारों पे कोई भी कुछ भी होता है तो हम संसद में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, संसद में नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। और ये अनुच्छेद 32 हमें ये बोलता है कि अगर तुम्हारे मूल अधिकारों को कोई भी चीज़ प्रभावित कर रही है तो तुम मेरे को बताओ, मतलब सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो तुम सीधा। जैसे अगर तुमने किसी का सिर फोड़ दिया तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकते, नहीं जी मेरे को पहले उसने मारा था फिर मैंने उसको मार दिया, ऐसा नहीं है। पर जैसे तुम्हारा कोई राइट टू एक्सप्रेशन छीन लेता है तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके बोल सकते हो कि इसने मेरा राइट टू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली, ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और तुम्हारी सुनवाई भी होगी। तो अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। समझ गए? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है: हॉवियस कर्पस, मैंडेमस, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन और सेरिटरी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। जो होवियस कर्पस है ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। मतलब कल को अगर किसी की भी, जो मैंने आपको बताया कि मूल अधिकारों पे अगर कुछ भी होता है तो वो इसी रीट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 33 में बोला गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद क्या करती है? सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। मतलब सेना के पास ऐसी कई चीज़ें, कई बातें पता होती हैं जो वो अगर पब्लिकली बताएगी तो बात बिगड़ सकती है, तो वो पब्लिकली नहीं बताती, अपने तक ही रखती है। और गुप्तचर, जो सेना अपने गुप्तचर भेजती है तो उनको ऐसी बातें पता होती हैं जो
नॉर्मल आम नागरिकों को नहीं पता होती, तो उनके अधिकारों को थोड़ा सा रोक लिया जाता है, मतलब सीमित कर दिया जाता है कि तुम ये चीज़ें ना बताना, तुम्हें ये अधिकार नहीं है। उनसे कुछ चीज़ें साइन करवा ली जाती हैं पहले ही। और अनुच्छेद 34 में बोला गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून पता है क्या होता है? जैसे सेना का कानून मार्शल लॉ होता है। मार्शल लॉ में क्या होता है, जैसे अभी हमारे कोरोना आया था 2020 में 21 में, तो जो भी था वो लॉकडाउन लगा दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। अब तुमने धारा 144 में देखा होगा कि बाहर कोई घूम भी नहीं सकता था। ये उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। जहाँ पे सेना का कानून लग गया वहाँ पे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मतलब इतना खतरनाक होता है। तो अनुच्छेद 34 में बोला गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लगाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 35 में बोला गया है कि भाग 3, मतलब जो भी मैंने अभी तक आपको सारा बताया है, उसमें दिए गए मूल अधिकारों को लागू करने की विधि की चर्चा है। मतलब कैसे लागू होंगे, क्या लागू होंगी, क्यों लागू होंगे, वो सब बताया गया है भाग 3 के अनुच्छेद 35 में, ठीक है। अब ये जो अनुच्छेद 32 है ना, इसको भीमराव रामजी अंबेडकर ने इसको बोला गया है कि ये संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बोला? B.R. अम्बेडकर ने। पर असलियत में संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है? प्रस्तावना को, ठीक है।